मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता दोस्तों, हौसलों से उड़ान होती है। हेलो गाइस, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल कॉम्पिटेरिया। इन द प्रीवियस लेक्चर ऑफ इंडियन मेडिवल हिस्ट्री वी डिस्कस अबाउट ममलूक वंश। ममलूक वंश में हम लोगों ने काफ़ी महत्वपूर्ण चर्चा की और बिना समय गवाए हम आगे का लेक्चर प्रारंभ करते हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक की कठिनाइयाँ। जिस समय ऐबक दिल्ली का सुल्तान बना, उसे अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। उस समय उसके अधीन भारत में अनेक क्षेत्र थे, जिसका विस्तार उत्तर पश्चिम सीमा से लेकर मध्य भारत तक था। पूर्वी भारत में बिहार और बंगाल भी तुर्की राज्य में शामिल था। बंगाल पर तुर्कों का अधिकार था, किंतु तुर्कों की शक्ति शिथिल पड़ती जा रही थी। ऐबक के प्रतिद्वंदी यल्दूज, कुबाचा और बंगाल बिहार के खिलजी सरदारों ने अपनी शक्ति और प्रभावों को बढ़ाने का प्रयास कर रहे थे। कालिंजर और ग्वालियर स्वतंत्र हो गए थे। गोरी के राज्य पर अधिकार कर लेने के कारण मुइज्जी और कुतुबी अमीर भी ऐबक से खुश नहीं थे। प्रशासनिक व्यवस्था पूरी तरह नष्ट हो चुकी थी। ऐसी स्थिति में ऐबक को दो कार्य करने थे। प्रथम, प्रशासनिक व्यवस्था को सुदृढ़ करना और दूसरा, अपने प्रतिद्वंदियों से निपटना। उसने साम्राज्य विस्तार के बदले अपना पूरा ध्यान विजित क्षेत्रों की सुरक्षा और प्रशासनिक गठन में लगाया। अपनी स्थिति को सुदृढ़ करने के लिए उसने महत्वपूर्ण व्यक्तियों के साथ वैवाहिक संबंध भी स्थापित किया। स्वयं ताजुद्दीन यल्दौज की पुत्री से विवाह किया और अपनी बहन का विवाह नासिरुद्दीन कुबाचा से किया। इल्तुतमिश के साथ अपनी पुत्री का विवाह किया। यल्दौज से संबंध में शासन के आरंभ में ऐबक ने अपने दोनों प्रतिद्वंदियों यल्दौज और कुबाचा के साथ मित्रता की नीति अपनाई, किंतु यह स्थिति अधिक दिनों तक नहीं बनी रह सकी। ऐबक की भांति यल्दूज भी गोरी का ताज था और अपने आप को गोरी का उत्तराधिकारी मानता था। उसे भी गोरी के उत्तराधिकारी गयासुद्दीन महमूद ने दास्ता से मुक्त कर गजनी पर शासन करने की अनुमति प्रदान की थी। इससे यल्दौज का मनोबल बढ़ गया। वह अपने आप को गोरी का वास्तविक उत्तराधिकारी मानने लगा था और पंजाब पर अधिकार करने की योजना बनाने लगा। इस उद्देश्य से वह गजनी से प्रस्थान किया और पंजाब पर आक्रमण कर दिया। कुतुबुद्दीन ने उसे पराजित करके 1208 ईस्वी में गजनी पर अधिकार कर लिया, किंतु गजनी पर ऐबक का अधिकार कुछ समय तक ही रहा, क्योंकि वहाँ की प्रजा यल्दौज की समर्थक थी। स्थानीय सरदारों के विरोध के कारण ऐबक को गजनी छोड़कर वापस लाहौर लौटना पड़ा। यल्दौज ने पुनः गजनी पर अधिकार कर लिया। इसके बाद यल्दौज ऐबक के समय तक पुनः पंजाब पर आक्रमण करने का साहस नहीं किया। ऐबक का दूसरा प्रतिद्वंदी नासिरुद्दीन कुबाचा था, जो मुल्तान और उच्च का सूबेदार था। गोरी की मृत्यु बाद एक स्वतंत्र शासक की भांति व्यवहार करने लगा था। ऐबक ने उसके साथ अपने संबंध निश्चित किए। यल्दूज के विपरीत कुबाचा के साथ ऐबक ने मैत्रीपूर्ण एवं कूटनीतिक चाल चली। उसने अपनी बहन का विवाह कुबाचा के साथ कर दिया, जिससे दोनों की कटुता समाप्त हो गई। कुबाचा ने ऐबक की अधीनता स्वीकार कर ली। इस प्रकार अपने कूटनीतिक चाल से उसने अपने प्रबल प्रतिद्वंदियों को शांत कर दिया। ऐबक की कठिनाइयाँ केवल यल्दूज और कुबाचा तक ही सीमित नहीं थी, बल्कि ख्वारिज़्म शाह की बढ़ती हुई शक्ति भी उसके लिए एक खतरा थी। ख्वारिज़्म शाह की नज़र गजनी पर थी। यल्दौज उसकी शक्ति का मुकाबला करने में असमर्थ था। ऐसी स्थिति में यदि गजनी पर ख्वारिज़्म शाह का अधिकार हो जाता तो वह दिल्ली पर भी अपना दावा कर सकता था। इसलिए ऐबक की मुख्य कठिनाई भारत को मध्य एशिया की राजनीति से पृथक करना भी था। मोहम्मद गोरी के समय में उसके एक सरदार इख्तियारुद्दीन मोहम्मद बख्तियार खिलजी ने पूर्व में तुर्की सत्ता की स्थापना की। उसने बिहार से आगे बढ़कर नदियाँ और लखनौती पर अधिकार कर लिया था। अली मर्दान खां ने बख्तियार खिलजी की हत्या कर दी और अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर लखनौती पर अधिकार कर लिया, किंतु
उसकी स्थिति सुदृढ़ नहीं थी। खिलजी सरदार उसके विरुद्ध विद्रोह करने लगे। खिलजी सरदारों ने अली मर्दान को कैद करके उसके स्थान पर मोहम्मद शेरा को गद्दी पर इस शर्त पर बैठाया कि वह दिल्ली की अधीनता स्वीकार नहीं करेगा। अली मर्दान किसी तरह कैद से भागने में सफल रहा और ऐबक से जाकर मिल गया। ऐबक को बंगाल अपने नियंत्रण में लेने का यह सुनहरा अवसर था। ऐबक के इक़्तिदार कैमाज रूमी, जो उस समय अवध का सरदार था, उसने मोहम्मद शेरा को पराजित कर अली मर्दान को पुनः बंगाल का इक़्तिदार बनाया। पुनः गद्दी प्राप्त करने के बाद अली मर्दान अपने अंतिम समय तक ऐबक के प्रति स्वामी भक्त रहा तथा बंगाल दिल्ली सुल्तान के अधीन हो गया। गोरी की मृत्यु का लाभ उठाकर राजपूत राज्यों ने अपने आप को स्वतंत्र कर लिया। कालिंजर और ग्वालियर तुर्कों के हाथ से निकल गए थे तथा बदायूं और फर्रुखाबाद से तुर्कों को निकाल दिया गया था। ऐबक को इन राजपूतों के विद्रोह का सामना करना था, लेकिन अकस्मात मृत्यु के कारण वह इस क्षेत्र में निर्णायक कार्यवाही नहीं कर सका। 1210 ईस्वी में लाहौर में चौगान खेलते समय घोड़े से गिरकर लाहौर में उसकी मृत्यु हो गई। ऐबक की उपलब्धियां एवं उनका मूल्यांकन। दिल्ली सल्तनत का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक था। यद्यपि वह छोटी अवधि के लिए अर्थात मात्र 4 वर्ष तक ही शासक रहा। इसी बीच उसने भारत में तुर्की राज्य की नींव डाली। गोरी के गुलाम के रूप में जीवन आरंभ कर अपनी योग्यता के बल पर धीरे धीरे उन्नति करते हुए सुल्तान के पद तक पहुंचा और एक ऐसे राज्य का संस्थापक बना जो भारत में स्थायी रहा। एक शासक के रूप में ऐबक की उपलब्धियों को सभी इतिहासकारों ने सराहा है। डॉक्टर हबीबुल्लाह ने कहा है कि उसमें तुर्कों की निर्भीकता और फारसियों की परिष्कृति, अभिरुचि और शालीनता पाई जाती थी। अबुल फजल, जिसने महमूद गजनवी पर निर्दोष व्यक्तियों का खून बहाने का आरोप लगाया है, ऐबक की प्रशंसा में लिखा है कि उसने भले और महान कार्य किए। प्रशासनिक क्षेत्र में उसने किसी नवीन संस्था का निर्माण नहीं किया, परंतु जिन अब्बासी, गजनवी और भारतीय परंपराओं का उसने अनुपालन किया, वही परवर्ती शासकों द्वारा भी किया गया। 4 वर्ष की अल्पावधि के शासनकाल में उसने शांति और व्यवस्था स्थापित की। उसकी सेना में तुर्क, गोरी, खुरासानी, खिलजी और हिंदुस्तानी सैनिक थे। उसने अपनी प्रजा पर किसी प्रकार का अत्याचार नहीं किया। हसन निजामी ने लिखा है कि कुतुबुद्दीन अपनी प्रजा को समान रूप से न्याय प्रदान करता था। वो अपने राज्य की शक्ति और समृद्धि के लिए प्रयत्नशील था। इतिहासकार मिनहाज ने लिखा है कि ऐबक श्रेष्ठ भावनाओं से युक्त विशाल हृदयी बादशाह था। वो बहुत दानशील था। अपनी उदारता के कारण वह इतना दान करता था कि समकालीन लेखकों ने उसे लाख बख्श यानी लाखों का दान देने वाला और पील बख्श यानी हाथियों का दान देने वाला की उपाधि से विभूषित किया है। फरिश्ता ने लिखा है कि यदि व्यक्ति किसी की दानशीलता की प्रशंसा करते थे तो उसे अपने युग का ऐबक पुकारते थे। सांस्कृतिक उपलब्धियां। ऐबक साहित्य और कला का संरक्षक था। तत्कालीन विद्वान हसन निजामी और फ़क़-ए-मुदब्बिर को उसका संरक्षण प्राप्त था। उन्होंने उसे अपना ग्रंथ समर्पित किए थे। हसन निजामी ने ताजुल मासीर तथा फ़क़-ए-मुदब्बिर ने अताल उल हर्ब व अल शुजाता नामक ग्रंथ की रचना की थी। ऐबक ने राजधानी के रूप में दिल्ली नगर का विकास भी किया। उसने दिल्ली और अजमेर में 2 मस्जिदें बनवाईं। 1195 से 1199 ईस्वी के बीच दिल्ली में कुतुब उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण करवाया। यह भारत में इस्लामी पद्धति पर निर्मित प्रथम मस्जिद मानी जाती है, जो पृथ्वीराज तृतीय के किले राय पिथौरागढ़ के स्थान पर निर्मित है। कहा जाता है कि इस मस्जिद का निर्माण 27 जैन मंदिरों के ध्वंसावशेषों पर किया गया। दूसरा मस्जिद 2.5 दिन का झोपड़ा है, जो अजमेर में स्थित है। इसका निर्माण भी ऐबक ने करवाया था। उसने दिल्ली में 1199 ईस्वी में सूफी संत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की स्मृति में कुतुब मीनार का निर्माण कार्य शुरू करवाया, किंतु
अकस्मात मृत्यु के कारण उसे पूरा नहीं करवा सका, जिसे 1230 से 1231 ईस्वी में इल्तुतमिश ने पूरा करवाया। कुतुब मीनार के निर्माण से उत्तरी भारत में एक नई स्थापत्य शैली के विकास का मार्ग प्रशस्त हुआ। ऐबक के पास समय का अभाव रहा। वह अपने जीवन में दिल्ली सल्तनत को पूर्ण स्थायित्व प्रदान नहीं कर सका। उसे कार्य अधूरे रहे। इस कारण उसके पश्चात इल्तुतमिश को अधूरे कार्य की पूर्ति के लिए प्रयास करना पड़ा। ऐबक की मृत्यु के बाद अगला शासक आराम शाह हुआ। आराम शाह 1210 ईस्वी। कुतुबुद्दीन ऐबक की अकस्मात मृत्यु के बाद एक बार पुनः उत्तराधिकार की समस्या उत्पन्न हो गई, क्योंकि संभवतः ऐबक का कोई पुत्र नहीं था। सैनिक वर्ग के हृदय को संतोष देने, साधारण जनता को शांत रखने व उपद्रव रोकने के लिए तुर्की अमीरों ने आराम शाह को गद्दी बैठाया। आराम शाह के कुतुबुद्दीन से संबंध के विषय में विद्वानों में मतभेद है। अबुल फजल का विचार है कि आराम शाह ऐबक का भ्राता था। कुछ विद्वान उसे ऐबक का पुत्र मानते, किंतु जुबैनी ने लिखा है कि ऐबक का कोई पुत्र नहीं था। मिनहाज के अनुसार ऐबक की केवल 3 पुत्रियां थीं। आराम शाह एक कमजोर व अयोग्य शासक सिद्ध हुआ, जबकि उस समय की कठिन परिस्थितियों में तुर्की राजा को एक योग्य और अनुभवी शासक की आवश्यकता थी। अनेक योग्य तुर्क अमीरों ने उसे गद्दी पर बैठाए जाने का विरोध और अमीरों ने स्वतंत्रता की घोषणा कर दी। बंगाल अली मर्दान खां के अधीन स्वतंत्र हो गया। कुबाचा ने सिंधों के क्षेत्रों पर अधिकार कर लिया। ऐसी स्थिति में दिल्ली के तुर्क अमीर सरदारों में प्रमुख अली इस्माइल ने इल्तुतमिश को सुल्तान का पद स्वीकार करने के लिए आमंत्रित किया। इल्तुतमिश उस समय बदायूं का सूबेदार था। उसने तत्काल निमंत्रण स्वीकार कर दिल्ली की ओर कूच किया। जड नामक स्थान पर इल्तुतमिश व आराम शाह के मध्य युद्ध हुआ, जिसमें इल्तुतमिश विजयी हुआ और आराम शाह की हत्या कर दी गई। इस प्रकार आराम शाह का शासन केवल 8 माह में समाप्त हो गया। इल्तुतमिश दिल्ली का सुल्तान बना। इल्तुतमिश 1211 से 1236 ईस्वी। ईश्वर की भूमि का रक्षक, ईश्वर के सेवकों का सहायक, अमीर उल उमरा और सुल्तान ए आजम की उपाधि से नवाजित। इल्तुतमिश का अर्थ है साम्राज्य का स्वामी। वह इलबारी जनजाति का तुर्क था। उसके पिता इलम खां जनजाति के सरदार थे, इसलिए उसका बचपन समृद्ध वातावरण में बीता। बाल्यकाल से ही इल्तुतमिश रूपवान और बुद्धिमान था। इस कारण अपने भाइयों की ईर्ष्या का पात्र बन गया, जिन्होंने धोखे से उसे एक मेले में ले जाकर गुलामों के एक व्यापारी को बेच दिया। अतः बचपन में ही वह अपने परिवार से बिछड़ गया। दास के रूप में उसे बुखारा लाया गया। सद्र जहाँ के एक संबंधी के हाथों बेच दिया गया। सद्रे जहाँ के परिवार से इल्तुतमिश बुखारा के हाजी नमक दासों के एक व्यापारी के अधिकार में आया। तत्पश्चात एक अन्य व्यापारी जमालुद्दीन मोहम्मद चुस्तकबा ने उसे खरीदा और गजनी ले आया। सुंदर व्यक्तित्व में मेघावी दृष्टि से उसने समस्त बाजार आकर्षित कर लिया। वह सूचना सुल्तान मुइजुद्दीन घोरी को दी गई। घोरी ने इल्तुतमिश व एक अन्य दास तमगाज रूमी को खरीदने के लिए 1000 स्वर्ण मुद्राओं की बोली लगाई, किंतु जमालुद्दीन ने यह मूल्य अस्वीकार कर दिया। अतः घोरी ने गजनी में उसके क्रय विक्रय पर रोक लगा दी। कुतुबुद्दीन ऐबक जब अपने गुजरात अभियान से गजनी लौट रहा था तो 1 वर्ष तक यहाँ प्रवास किया। इसी दौरान वह इल्तुतमिश के सुंदर व्यक्तित्व से प्रभावित हुआ तथा घोरी से उसे खरीदने की अनुमति मांगी। चूँकि गजनी में उसे क्रय विक्रय पर प्रतिबंध था, इसलिए घोरी उसे दिल्ली ले आने का निर्देश दिया। दिल्ली में ही इल्तुतमिश व तमगाज रूमी को 1 लाख जीतल में खरीदा गया। ऐबक ने आरंभ से ही इल्तुतमिश को सरे जहादार यानी अंगरक्षकों का प्रधान का महत्वपूर्ण पद दिया। उसकी मेहनत और ईमानदारी से एक के बाद एक पद पर उन्नति करते हुए वह अमीर शिकार के पद पर पहुंच गया। ग्वालियर विजय के पश्चात उसे वहां का अमीर नियुक्त किया गया। इसके पश्चात उसे बरन का इक्ता प्रदान किया गया। अंत में उसे दिल्ली राज्य का सबसे महत्वपूर्ण बदायूं का इक्ता सौंपा गया। रिवर्टो के अनुसार दिल्ली साम्राज्य में सबसे उच्च थी। उसकी प्रतिभा को देखते हुए ऐबक ने अपनी पुत्री का विवाह इल्तुतमिश से कर दिया। 1205 से 1206 ईस्वी में
खोखरों के दमन के लिए मोइनुद्दीन गोरी जब गजनी से कूच किया तो उसने अपनी सहायता के लिए दिल्ली से सेना मंगवाई। ऐबक एक सेना के साथ गोरी की सहायता के लिए कूच किया, जिसमें इल्तुतमिश भी सम्मिलित था। उसने बड़े उत्साह और साहस से खोखरों के दमन में सहायता की। खोखरों को झेलम नदी में ढकेल कर बीच धारा तक पीछा करता हुआ उनका संहार किया। गोरी इल्तुतमिश के इस साहस व कौशल से बहुत प्रभावित हुआ। उसने ऐबक को उसके साथ भला व्यवहार करने की सलाह दी तथा उसे दास्ता से मुक्त करने का आदेश दिया। इस प्रकार अपनी सेवाओं की उपलक्ष्य में मोहम्मद गोरी के आदेश से इल्तुतमिश को दास्ता से मुक्ति मिल गई। साथ ही उसे अमीरन उल अमरा की उपाधि प्रदान की गई। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के समय इल्तुतमिश ऐबक का दामाद और बदायूं का इक़्तिदार था। आज का लेक्चर यहीं तक। अगले लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा सिंहासन रोहण और इसके साथ इल्तुतमिश की समस्याएं, इल्तुतमिश के कार्य और उपलब्धियां, इल्तुतमिश द्वारा अपने विरोधियों का दमन, कुबाचा की पराजय, मंगोल आक्रमण का खतरा और सत्ता का सुदृढ़ीकरण। कॉम्टेरिया पर नित्य निरंतर मध्यकालीन भारतीय इतिहास के बहुत ही आकर्षक लेक्चर्स की सीरीज़ चल रही है। इस लेक्चर्स का लाभ उठाएं। UPSSC PET, UPPCS, BPSC, 7th JPSC PT और उत्तर प्रदेश समीक्षा अधिकारी परीक्षा के लिए बहुत ही आकर्षक लेक्चर्स, मध्यकालीन भारतीय इतिहास की बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर्स और साथ में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इंपॉर्टेंट PDF भी सेंड की जाती है। लेक्चर्स का लाभ लेना ना भूलें। कॉम्टेरिया का एकमात्र उद्देश्य है सभी पढ़ें, सभी बढ़ें। पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक लेक्चर्स को शेयर कीजिए। कॉम्टेरिया को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए। वैक्सीनेशन ज़रूर से कराइए। वैक्सीनेशन पूर्णतः सेफ है। एक वृक्ष लगाने का संकल्प लीजिए। कॉम्टेरिया लेक्चर्स देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हर हर महादेव।